नमस्ते, मेरा नाम है वेदांत और स्वागत है आप सबका द हिस्टोरिक वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ताकतवर बैटलशिप यामाटो के बारे में, जिसको बनाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापानियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ युद्ध करने के लिए। कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर साल 1941 में। जापान ने हमला किया है अमेरिका के पर्ल हार्बर पे, जो हवाई द्वीप में स्थित है। लेकिन जापान जानता है कि उसकी नेवी की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा वीक है कंपेयर टू एलाइड नेवीज, जैसे ब्रिटिश नेवी। सबको पता है उसकी ताकत कितनी ज़्यादा थी। फ्रेंच नेवी, हालांकि फ्रेंच पे बाद में जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, और ख़ास करके यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी में सबसे ज़्यादा शिप्स थी और ब्रिटिश नेवी सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। मतलब ब्रिटिश नेवी में यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी से थोड़ा सा कम शिप्स थी, लेकिन उनकी शिप्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। एग्जाम्पल के लिए HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, HMS हुड, HMS रॉडनी या HMS किंग जॉर्ज V। यूनाइटेड स्टेट्स के पास कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो जापान चाहता था कि वो इतनी ज़्यादा शिप्स जो एलाइड फोर्सेस के पास हैं वो अकेले नहीं बना सकता है। मतलब अकेले इतनी सारी शिप्स के साथ वो नहीं लड़ सकता है, और ना ही उनके पास इतना पैसा और समय है कि वो एलाइड फोर्सेस जितनी शिप्स बना सकें। तो इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम लोग अपने शिप्स की नंबर से नहीं बल्कि अपने शिप्स की ताकत से लड़ेंगे। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी और इतनी ज़्यादा ताकतवर शिप्स बनाएंगे जिससे वो ढेर सारी अलाइड शिप्स से टक्कर ले सके और उनको हरा सके। तो जब यामाटो को फाइनली बनाया गया, पर्ल हार्बर के हमले से एक हफ्ते बाद उस यामाटो को लॉन्च किया गया, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में 2 साल लगे थे। जब यामाटो का डिज़ाइन पेपर पे बनाया गया था, तो अब जापान के साथ ये समस्या थी कि जो जापान का पूरा जापानीज एम्पायर है उसमें कोई भी शिपयार्ड नहीं है जहाँ पे यामाटो बन सके, क्योंकि जितनी बड़ी जहाज होती है उतना ही ज़्यादा गहरा शिपयार्ड को करना पड़ता है। इसीलिए जिस शिपयार्ड में फाइनली यामाटो को बनाया गया उस शिपयार्ड को खोद के और ज़्यादा गहरा करना पड़ा ताकि यामाटो उसमें फिट हो सके। जब ये सारा काम किया गया तो यामाटो की कंस्ट्रक्शन की बारी आई। इमेजिन करिए, इतनी ज़्यादा बड़ी शिप होने के बावजूद जापान ने उसे केवल 2 साल में बना दिया था। अगर वो मॉडर्न वर्ल्ड में इंडिया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में बनती तो उसको एटलीस्ट 10 ईयर्स लगते। लेकिन जो कि जापान बहुत ही ज़्यादा डेवलप था, उनके पास अपने एम्पायर से काफ़ी सारे रिसोर्सेज आते थे, तो मतलब उनको रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने यामाटो को बना दिया। यामाटो की साइज़ की बात करें तो यामाटो जस्ट यानी एग्जैक्टली टाइटैनिक के बराबर यानी 263 मीटर्स लेंथ में था। वो यामाटो चौड़ाई में टाइटैनिक से दुगना चौड़ा था, और वज़न में टाइटैनिक से 6 गुना ज़्यादा भारी था। उसका वज़न था, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट था 72,208 टन, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के नंबर्स हैं। इसके अलावा यामाटो के पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कवच था जिसको अमेरिकी शिप्स आसानी से भेद नहीं सकते थे। और यामाटो की सबसे बड़ी अगर ताकत थी तो वो थे उसकी मेन बैटरी। यामाटो की मेन बैटरी में 9 गन्स लगे थे जो 3 टरेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और एक टरेंट में मतलब एक गन होती थी 410 mm की, जो अब तक की बनाई गई अब तक की किसी भी बैटलशिप मतलब किसी भी वॉरशिप पे लगी सबसे बड़ी गन है। और उनकी रेंज आपको पता है कितनी थी? 25 माइल्स, यानी इतना ज़्यादा बड़ा ये नंबर है। 1 माइल में होते हैं 1.6 किलोमीटर, तो बहुत ही ज़्यादा दूर तक यामाटो की गन्स फायर की जा सकती थी। लेकिन अब ये समस्या ये थी कि जो यामाटो के पास हालांकि बहुत सारे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगे थे, लेकिन वो इतने एक्यूरेट नहीं थे। मतलब वो इतनी जल्दी उनके गन्स रिवॉल्व नहीं कर पाते थे, मतलब मूव नहीं कर पाते थे। मूवमेंट एक तरह से कहें तो वो फ्लेक्सिबल इतना नहीं थे कि वो आसानी से अमेरिका के एयरक्राफ्ट को शूट कर सकें।
तो इसीलिए यामाटो पे जो यामाटो का पूरा 5 साल का यानी 6 साल का लाइफ टाइम था, तो उसमें हमेशा ये डर था यामाटो को कि एयर अटैक उस पर ना हो जाए, और एयर अटैक से ही यामाटो को डुबाया गया। तो यामाटो ने का पहला मिशन आया साल 1942 में बैटल ऑफ मिडवे के दौरान, लेकिन ये एक एयर नेवल बैटल थी। इसमें केवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स का योगदान था। जो बैटलशिप्स, क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स थे वो केवल अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चला सकते थे एयरक्राफ्ट्स को मारने के लिए। और अब आप केवल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से तो युद्ध नहीं जीत सकते। तो इसमें बैटल ऑफ मिडवे में यामाटो ने एक भी शेल फायर नहीं किया और वो एक हेडक्वार्टर शिप ही बनी रही। यामाटो का मेजर मिशन आया साल 1944 में अपनी सिस्टर यामाटो की सिस्टर से मुसाशी के साथ। इस नेवल बैटल में यामाटो की सिस्टर शिप मुसाशी को सिंक कर दिया था एलाइड फोर्सेस ने एक एयर अटैक के दौरान, लेकिन उसमें यामाटो ने अपनी पूरी की पूरी ताकत दिखाते हुए अमेरिकन्स को हरा दिया। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यह सिचुएशन जापान की खराब होती गई और उनकी नेवी और एयरफोर्स डिस्ट्रॉय होते गए। यामाटो का सुसाइड मिशन आया साल 1939 में। इससे ज़्यादा अगले वीडियो में।